नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, सन 1991 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ये आग कब बुझेगी। ये आग कब बुझेगी फिल्म जो थी वो एक सामाजिक समस्या पर आधारित थी। दहेज प्रथा, दहेज के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, जिसमें सुनील दत्त जो एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन अदाकार थे, उन्होंने काम किया था। साथ ही साथ रेखा थी इस फिल्म में, कबीर बेदी थे और तमाम दूसरी स्टार कास्ट थी। तो ये फिल्म उस सामाजिक समस्या पर आधारित थी। उसी से ही इंस्पायर होकर के क्योंकि एकदम मेरे जहन में ये चीज़ आई कि ये आग कब बुझेगी, ये जो थंब है ये यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। मैंने भी इस थंब को आज प्रयोग किया, इस टाइटल को थंब की तरह यूज किया है। ये आग कब बुझेगी। आज मैं यहाँ पर किसी दूसरी आग के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो आग है नफरत की आग। नफरत एक धर्म विशेष के प्रति, नफरत एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति, नफरत एक मतलब समुदाय विशेष कह लीजिए के प्रति, नफरत एक पर्टिकुलर रीति रिवाज फॉलो करने वालों के प्रति, नफरत एक जबान के प्रति। ये सारी चीजें समझ गए होंगे आप मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। सिर्फ एक बयान दिया और पूरा प्रदेश सुलग उठा। देखते ही देखते ये नफरत की आग हर तरफ फैलने लगी। शुरुआत डासना मंदिर गाजियाबाद से होती है, जहां के महंत यति नरसिंहानंद एक बयान देते हैं इस्लाम धर्म के खिलाफ, उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ। बस फिर क्या था, मानो नफरत की आग की जो लपटें हैं वो बढ़ना चालू हो गई, शोले बनने लगे। धीरे धीरे ये आग मुरादाबाद तक आ गई, बुलंदशहर में पहुंच गई, अमरोहा पहुंच गई, सहारनपुर पहुंच गई और पूरे प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अब आप सोचिए कितनी स्वतंत्रता है हमारे देश में कुछ भी बोल देने की। और मजे की बात यह है कि स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ नफरत भरे बयानों के लिए है। अगर हम सच बोलें, सच दिखाएं, तो सच बोलने वालों को सजा मिलेगी और नफरत फैलाने वालों को, नफरत की आग को भड़काने वालों को, नफरत के बीज बोने वालों को शाबाशी मिलेगी, उनकी पीठ थपथपाई जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है नफरती बयान का। इससे पहले नुपुर शर्मा हो और दूसरे बाबा महंत हो, कोई धर्मगुरु हो, वो देते रहे हैं बयान। और टारगेट मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब टारगेट, इस्लाम धर्म टारगेट, मुस्लिम लोग टारगेट। पता नहीं, हम जब छोटे थे फिर हम बड़े हुए, उसके बाद फिर कॉलेज गए पढ़ने लिखने, उसके बाद फिर जर्नलिज्म की पढ़ाई की, काफ़ी साल जर्नलिज्म किया, फिर दोबारा से पढ़ाई की, फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, फिर से जर्नलिज्म स्टार्ट किया। इतने वर्षों में हमने कभी नफरत की इतनी भयंकर आग नहीं देखी जितनी कि पिछले हम 11 सालों से देख रहे हैं। मैं कई बार बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, एक नए तरीके के राष्ट्रवाद का जन्म हुआ 2014 के बाद, जिसमें राजनीति की रोटियां इसी आग में सेकी गई, इसी नफरत की आग में ये रोटियां पकाई गई और अब उन्हीं को परोसा जा रहा है। बड़ा आसान है टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना। जब आका ही रैलियों में इस तरीके की बातें करते हैं, जब प्रदेश का सीएम इस तरीके से बोलता है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लफ्ज सुनिए आप, ये सीएम की भाषा है, कटोगे।
पीएम क्या बोलते हैं, कभी तो वो कहते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई हैं और मैं तो ईद में उनके घर जाता था और ऐसा करता था, सिवई खाता था, और रोने लगते हैं जब इलेक्शन आता है। ये सब कुछ वो तब करते हैं क्योंकि बहुत आसान है किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़का देना। मुस्लिम धर्म से खतरा है हिंदू धर्म को, ये लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है, बिल्कुल बुरी तरीके से कैप्चर कर लिए गए हैं लोगों के दिल और दिमाग। लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है कि कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता कि उस पर किसी की वजह से कोई खतरा हो। नेवर। हमने तो ये खतरा कभी महसूस नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक तमाम मुस्लिम दोस्त रहे, तमाम मुस्लिम मिलने जुलने वाले रहे, तमाम मुस्लिम ऐसे परिवारों के साथ संबंध रहे जो अधिकारी भी थे, जो नेता भी थे, और जिन्होंने हमारे साथ काम भी किया, आज भी कर रहे हैं। हमें आज तक भी किसी से कोई खतरा महसूस कभी नहीं हुआ। मैं बरेली में तकरीबन 9 साल रही, अपनी दोस्त उज़्मा परवीन के साथ रही। हम एक ही रूम शेयर करते थे जब हम रोहेलखंड विश्वविद्यालय, जो ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय है, उसमें कैंपस में जो हॉस्टल है जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे थे पत्रकारिता की, और उज़्मा इसकी सोशल वर्क की, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW की। हमें एक ही रूम मिला, संयोग से एक ही रूम मिला। हम चॉइस नहीं कर सकते थे कि मुझे मुस्लिम के साथ नहीं रहना, या वो चॉइस करती मुझे हिंदू के साथ नहीं रहना। हम साथ रहे। उसके बाद जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई, हमने हॉस्टल छोड़ा, हमने बाहर कमरे किराए पर लिए, और हमको कमरा भी मिल जाता था, आराम से मिल जाता था। कभी कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला इशू नहीं आया कि उज़्मा मुसलमान है तो हम इसे कमरा नहीं देंगे। और हम बहुत प्यार से 9 साल साथ में रहे। मेरे घर में मैं पूजा करती हूँ, मैं धार्मिक प्रवृत्ति की इंसान हूँ, पर जो मेरा धर्म है वो सबसे पहले इंसानियत है। बाकी धर्म का तो क्योंकि हम पैदा होते हैं, हमारी आइडेंटिटी है वहाँ से, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इंसानियत सबसे पहला मजहब, उसके बाद कुछ और। तो जैसे कि एक दिनचर्या में शामिल है वो, चूंकि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मेरा ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है और मैं मानती हूँ। साथ ही साथ इंसानियत अपना पहला धर्म में मानती हूँ। और मेरा छोटा सा एक मंदिर और उज़्मा की कुरान शरीफ साथ ही साथ रखे रहते थे। कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी चीज़ से नहीं हुई। मैं रमज़ान में रोज़े रख लेती थी, जो इतने भी मुझसे बन पड़ते थे। उज़्मा ने हमेशा नवरात्र में, सावन में कि व्रत में, या किसी भी व्रत में, जन्माष्टमी पे मुझे व्रत का खाना बना के दिया। मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई परहेज नहीं किया। मेरे घर में आज तक भी हमने कभी भी अपने माता पिता से किसी भी तरीके की कोई बंदिश, चाहे वो मुस्लिम समाज से आता हो, दलित समाज से आता हो, पिछड़े समाज से आता हो, वाल्मीकि समाज से आता हो, कभी किसी तरीके का कोई परहेज मेरे घर में तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। यही हमें अपने माता पिता से संस्कार में मिला है, अपनी विरासत में मिला है। तो हमारी विरासत इतनी मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमें लेश मात्र भी कभी खतरा महसूस नहीं होता। फिर ये खतरा दूसरे लोगों को कहाँ से आ जाता है? ऐसा कौन सा मुस्लिम है जो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन लेगा? तो ये फालतू की बात सिर्फ इसलिए होती है कि लोगों को बरगलाया जा सके, बहकाया जा सके, और उनके दिलो दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि जो मुल्ले हैं, जो मुसलमान हैं, उनको हमने टाइट करने का काम किया है, और देखना एक दिन ये इस देश से भी भगाए जाएंगे। जो आप कभी किसी कॉमन, बहुत मध्यम वर्गीय, मैं निचले तबके की भी बात नहीं करूंगी, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, आप उनसे कभी बात करिएगा। बात तो खैर नहीं कर सकते, मैंने तो करना ही बंद कर दिया। आप सिर्फ सुनिएगा। जैसे मैं कभी कभी सुनती हूँ, चाहे मैं ट्रेन में सुनूं या फिर मैं किसी डॉक्टर के यहाँ बैठ के, मैं डेंटिस्ट के यहाँ बैठ करके एक बार सुन रही थी। तो जब ये सावन में नाम पहचान और ये सब करने का बात आया था ना, तब 2 महिलाएं बात कर रही थी बैठ करके। पुरुष भी उनमें हाँ में हाँ मिला रहे थे कि नहीं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल नाम तो पता होना चाहिए, ये लोग बहुत दुष्ट हैं। ये लोग कौन? मुस्लिम। ये लोग बहुत दुष्ट हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये जानबूझ करके मीट डाल देते हैं, जानबूझ के ऐसा कर देते हैं। मतलब टोटली नॉनसेंस, बकवास।
क्योंकि ऐसा बता दिया गया है, ऐसा दिलो दिमाग में बैठा दिया गया है। जो आर्मी के अफसर हैं, इनकी आर्मी के, नफरत फैलाने वाली आर्मी जो है मैं बात कर रही हूँ, अपनी आर्मी नहीं, उनके जो अफसर हैं वो उनके जो सिपह सलार है नीचे, वो इस नफरत को फैलाने का काम करते हैं। और उस नफरत में बीच बीच में किस तरीके से और तड़का देना है, किस तरीके से और उसको सुलगाना है और बरगलाना है, उसमें ये बयान काम करते हैं। उस तरीके से फिर ये बयान आ जाते हैं बीच बीच में, ये माहौल को खराब करने का काम करते हैं। तो आप ही देखिए कि इस देश में विकास, तरक्की, स्वतंत्रता, भयमुक्त वातावरण जो महिलाओं के लिए होना चाहिए, जो दलितों के लिए होना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए, जो आदिवासियों के लिए होना चाहिए, क्या वो वास्तव में है? कोई किसी के साथ भी कभी भी बदतमीजी कर देता है, किसी के ऊपर पेशाब कर देता है, किसी भी महिला को छेड़ देते हैं, किसी भी बच्ची के साथ बलात्कार कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, कोई डॉक्टर के साथ कर देते हैं, कभी कहीं कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम कितने सेफ हैं, ये बड़ा सवाल। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर लोगों के लिए है नफरत भरे बयान। ऐसे बयानों को लोग बड़ा पसंद करते हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस आग में आज आप लोगों को जलता हुआ देख के खुश हो रहे हो, एक ना एक दिन वो आग आपके घर में भी लग सकती है, आपके घर तक भी पहुंच सकती है। इस बात से या तो अनजान है या बेखबर है, ये तो ईश्वर ही बेहतर जानता है, या वो खुद जानते हैं कि वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा मामला जो हुआ है ये बेहद अफसोसनाक, हमारे पास अफसोस करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अभी कान पे जू नहीं रेंग रही है, अभी सुध नहीं आ रही है, अभी नुपुर शर्मा वाला शायद हाल होना बाकी है, जब जो 56 इस्लामिक कंट्री हैं, जो देश हैं, जब वो कुछ ना कुछ बैन करेंगे, तब हमारे जो देश के कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं, उनको शायद होश आएगा, तब शायद कोई एक्शन ले। तो मेरा कहना यह है कि ये जो नफरत भरे बयान लोग देते हैं, या फिर किसी के निजी जीवन पर कोई बयान देते हैं, टिप्पणी करते हैं, या किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई भी बयान देते हैं, जैसे कि हमारी मंडी से नवनिर्वाचित जो सांसद हैं कंगना रनौत बयान देती हैं, उस तरीके के कोई बयान हो, या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए तत्काल रूप से कड़ी सजा का प्रावधान हो, इसके लिए कानून लाया जाए, तभी इस पर अंकुश लग सकता है, इस पर लगाम लग सकती है, इनको रोका जा सकता है। अदरवाइज ये अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे ये वन में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले शेर हों, जिन पर कोई बंधन नहीं, इन पर कोई अंकुश नहीं, ये बेखौफ हैं, ये आज़ाद हैं, ये स्वतंत्र हैं, इनको एक लाइसेंस मिला हुआ है ऐसा बोलने का, ऐसा करने का। तो कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, महंत हो, बाबा हो, कोई धार्मिक गुरु हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी हो, अगर वो किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है, खासतौर पर धार्मिक रूप से या फिर निजी जीवन पर उस पर कटाक्ष करता है, जैसा कि ये अक्सर राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर तमाम गंदगी भरे बयान देते हैं, छीछा लेदर करते हैं उनकी, उस तरीके से हो, तो उस पर, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर भयंकर जुर्माना लगना चाहिए, तब शायद इनको अकल आएगी। लेकिन चूंकि ऐसा करने से लाभ होता है ना, राजनीतिक लाभ होता है, तो राजनीतिक लाभ पाने के लिए कितना भी गिर सकते हैं, फिर चाहे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, या फिर व्यक्तिगत भावनाएं आहत हो, या फिर किसी काम को लेकर कुछ आहत हो, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना यही है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसे निरंकुश महंतों को, बाबाओं को और अपने सांसदों को, नेताओं को, किसी भी पार्टी का हो, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो उनको रोकना चाहिए। और जो ये पोषित लोग हैं, जिनको
पोषण देने का काम जो सत्ता के लोग करते हैं। इस समय तो सबकी बाँछें खिली हुई है ना, क्योंकि केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको आज़ादी है किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। तो इनके ऊपर भी लगाम अब कसनी बेहद ज़रूरी हो गई है, अदरवाइज ये इसी तरीके से देश का, प्रदेश का, समाज का माहौल खराब करते रहेंगे। तो ये बात मैंने आज अपने मन की बात आपसे कही है, अपने दिल की बात आपसे कही है, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने जीवन में महसूस किया है, जिस अनुभव से सीखा है, वो आपके साथ साझा किया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।